हेलो बच्चों, और एक नए सेशन में आ गए हैं। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा पहले चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आज एक कॉन्सेप्ट आएगा, कल एपोमिक्सिस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज का कॉन्सेप्ट क्या है सर? जरा इंट्रोडक्शन दे दीजिए आज के कॉन्सेप्ट की। बेटा पढ़ के आना, पढ़ने के बाद ही कॉन्सेप्ट का ज्यादा फील आएगा। क्या है बेटा आज का कॉन्सेप्ट? है सीड का। सीड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट होने वाला है आज के इस लेक्चर में। सीड के सारे चीजें, सारे नीट के क्वेश्चंस, सारे चीजें इससे क्लियर होने वाले हैं। सीड के टॉपिक से जो भी सारे क्वेश्चंस सीड के टॉपिक से बन सकते हैं वो सर सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें से लेके आए आज। सीड्स में बेटा सीड क्या है पहले ये समझ लो। आफ्टर छोटा दिख रहा है क्या? पहले वो देख लेता हूँ एक बार। क्लियरिटी है क्या? क्या ज़्यादा ही छोटा दिख रहा है? थोड़ा सा जूम करवा देता हूँ बोर्ड पे बस। ओके। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन पिछले बेटा इस पिछले लेक्चर में पिछला जो कॉन्सेप्ट आया था डबल फर्टिलाइजेशन में, अगर तुमने देखा है तो तुम्हें याद आएगा कि बेटा ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही थी। ओवरी अपनी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही थी और ओव्यूल ओव्यूल अपना सीड में कन्वर्ट हो रहा था। मतलब ये एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट है। मानते हो क्या? नहीं? ओके। मतलब ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है सीड, जो ओव्यूल से बना हुआ है। जो ओव्यूल से बना हुआ है यहाँ पे। अभी कॉन्सेप्ट आता है एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म वाला। तो बेटा एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ताकि एक ऐसा चीजें कर सके कि बेटा एम्ब्रियो अपनी डेवलपमेंट करने के लिए उसको नरिशमेंट एंडोस्पर्म प्रोवाइड कर दे रहा है कि भाई तू एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर। इसलिए पहले अपन एंडोस्पर्म को बनाते हैं। तो कुछ कुछ सीड्स में कुछ कुछ सीड्स में कुछ कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और कुछ कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म इज नॉट परसिस्टेंट आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। वो दो टाइप्स के सीड्स अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहले वाला क्या है? एल्बी एल्बी एल्बुमिनस सीड्स, ये एक टाइप का सीड हो जाता है। और दूसरा है बेटा सिंपल नॉन एल्बुमिनस। स्पेलिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है लेकिन लिख सकते हो इजी। मिनस। ओके, इसको क्या बोल सकते हो तुम? एंडोस्पर्मस। और इसको नॉन एंडोस्पर्मस भी बोल सकते हो। मतलब आइडिया क्या है? एंडोस्पर्म इज persistent is persistent after embryo development, after embryo development। एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। मतलब एंडोस्पर्म सीड में रहता है आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ऐसे सीड को अपन एल्ब्यूमिनस सीड्स बोल सकते हैं या फिर एंडोस्पर्मस सीड्स बोल सकते हैं। हाँ सर, बोल सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जा बेटा, नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स या फिर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। इसका क्या चीज है सर? एंडोस्पर्म is
not persistent, is not persistent after embryo development. क्लियर है कि ये अब तक एंडोस्पर्म इज नॉट परसिस्टेंट आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ओके, क्लियर है. हाँ, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, नॉन एंडोस्पर्म या फिर एक्स एंडोस्पर्म, एक्स एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस. मतलब पहले एंडोस्पर्म था लेकिन आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट the endosperm is not persistent after embryo development. लेकिन इस केस में एंडोस्पर्मस के केस में या फिर एल्ब्यूमिनस सीड्स के केस में एंडोस्पर्म इज persistent after embryo development. अभी बेटा थोड़े से एग्जांपल्स यहाँ पे देख ले. यहाँ पे एग्जांपल्स मोस्टली मोनोकॉट्स, मोस्ट मोनोकॉट्स, और डाइकॉट्स में लिख सकते हो, डाइकॉट्स में कैस्टर, सनफ्लावर. कुछ ये डाइकॉट्स है जिनमें एंडोस्पर्म रहता है. मोस्ट मोनोकॉट्स एक्सेप्ट ऑर्चिड्स के पास एंडोस्पर्म नहीं रहता. ऑर्चिड्स यहाँ पे डाल सकते हो. और मोस्ट डाइकॉट्स के पास एंडोस्पर्म नहीं होगा. यस, यहाँ पे ऑनियन का भी एक एग्जांपल डाल सकता है तू. ऑनियन का बोल रहा ही है तो डाल सकता है. ऑनियन के पास भी एंडोस्पर्म परसिस्टेंट होता है आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट. मोस्ट मोनोकॉट्स एक्सेप्ट ऑर्चिड्स के पास एंडोस्पर्म नहीं होता. मोस्ट डाइकॉट्स के पास एंडोस्पर्म नहीं होता लेकिन एक्सेप्ट कैस्टर के पास एंडोस्पर्म होता है. सनफ्लावर के पास एंडोस्पर्म होता है. और एक इंपॉर्टेंट बेटा एनसीईआरटी के डायग्राम में तुम्हें दिया है, ऑनियन के पास बेटा एंडोस्पर्म होता है. एंडोस्पर्म होता है. तो ये अपन ने पहले फ्यू कॉन्सेप्ट्स देखे. सीड की अपन ने बात करनी स्टार्ट कर दी थी. आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड. ओके, फिर वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद का प्रोडक्ट है, वो सीड एक है. ओव्यूल से बना हुआ एक प्रोडक्ट है सीड. सीड दो प्रकार के हो सकते हैं, एक एल्ब्यूमिनस, एक नॉन एल्ब्यूमिनस. एल्ब्यूमिनस सीड्स में एंडोस्पर्म इज स्टिल परसिस्टेंट. एंडोस्पर्म इज स्टिल परसिस्टेंट आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट. लेकिन नॉन एल्ब्यूमिनस में एंडोस्पर्म इज नॉट परसिस्टेंट आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट. मतलब पहले था एम्ब्रियो, पहले एंडोस्पर्म था लेकिन एम्ब्रियो डेवलपमेंट में पूरा वो कंज्यूम्ड हो गया, इसलिए आफ्टर एम्ब्रियो डेवलपमेंट में देयर इज नो एंडोस्पर्म. ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब तक नोट कर सकते हो ये चीजें जल्दी से. ओके, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट. आगे चलते हैं बेटा. सर सीड्स का जरा हमें इंपॉर्टेंस बता दीजिए. हाँ बेटा, सीड्स पे और डिस्कशन होने वाला है. एनसीईआरटी में जितना छोटा दिया है उसको अपन डिटेल में स्टडी करेंगे. सीड्स को बेटा अपन स्टोर कर सकते हैं. सीड्स को स्टोर कर सकते हैं क्योंकि उनकी दो प्रॉपर्टीज है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सीड्स के. एक तो है डोरमेंसी और एक है बेटा डिहाइड्रेशन. ये बेटा नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि किसके कारण सीड्स को अपन स्टोर कर सकते हैं, या फिर उसका एग्रीकल्चरल
इंपॉर्टेंस अपने को देखने को मिलता है, एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस किन दो चीजों की वजह से, डॉर्मेंसी और डिहाइड्रेशन, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो सीड के स्टोरेज में, ये हालांकि सीड के एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस में मदद करता है। डॉर्मेंसी क्या सर, डॉर्मेंसी की बात कर लेते हैं। डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी मतलब ऐसा एक इनएक्टिव स्टेट ऑफ सीड, इनएक्टिव स्टेट ऑफ सीड। इसमें क्या होता है बेटा, डॉर्मेंसी के केस में सीड टाइप ऑफ रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, मतलब ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस इट गोज इनटू अ डॉर्मेंट स्टेज और रेस्टिंग स्टेज। अनफेवरेबल कंडीशंस में वो रेस्टिंग स्टेज में जाता है, जिसमें इसी में इट लूजेस वाटर, इट लूजेस वाटर। लूजेस वाटर को बायोलॉजी के टर्म्स में क्या बोलते हैं सर, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, डिहाइड्रेशन। सर आप ये सीड का टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं सीड के टॉपिक से, या फिर जो अगला टॉपिक है एपोमिक्सिस का, वो भी इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करो अभी। डॉर्मेंसी हुई, इनएक्टिव स्टेट में सीड चला गया अनफेवरेबल कंडीशंस के वक्त, उसने वाटर लूज किया, डिहाइड्रेशन हुआ, उसका डिहाइड्रेशन हुआ। कितना है, रिलेटिवली 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। मतलब सीड के पास सिर्फ इतना ही वाटर बचता है, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, इतना ही वाटर बचता है। ये बेटा एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए लिख रहा हूं यहां पे 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास, मतलब डिहाइड्रेशन हो चुका है, डिहाइड्रेशन हो चुका है। डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बेटा नोट्स बनाने हैं या नहीं, वो बेटा तुम पे डिपेंड कर रहा है। मेरा सजेशन है ऑलवेज नीट नोट्स ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, स्क्रिबल कर सकते हो तुम समथिंग कि सर क्या पढ़ा रहा है, वो बस लिंक रहने के लिए माइंड में, जस्ट अ लिंक। ओके, लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिहाइड्रेशन की वजह से हुई। सेल में बेटा साइटोप्लाज्म होता था, साइटोप्लाज्म इज द एरिना फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये अपन ने सेल में पढ़ा था। साइटोप्लाज्म में 70% वाटर वगैरह रहता है, वाटर की कंटेंट्स, दैट्स व्हाई वाटर इज, यहां पे ऊपर लिखता हूं, वाटर इज नेसेसरी, वाटर इज नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। वाटर इज नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, स्टार मार्क कर दो बेटा यहां पे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वाटर इज नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यहां पे डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन की वजह से लो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो गई, मतलब अभी सीड ये डॉर्मेंट स्टेट में है। दो चीजें अपन ने डिस्कस की, डॉर्मेंसी में ही डिहाइड्रेशन का फैक्टर आता है। डॉर्मेंसी का पहले रिवाइज कर लेते हैं बेटा। डॉर्मेंसी मैंने पहले क्या बोला, सीड्स को बेटा अपन स्टोर करने में मददगार है, सीड्स को अपन स्टोर करते हैं, अनाज के बोरियों में सीड को अपन स्टोर करते हैं। फिर उसको एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट सीड्स क्यों बनते हैं, क्योंकि बेटा उनके डॉर्मेंसी के कैरेक्टर की वजह से और डिहाइड्रेशन के कैरेक्टर की वजह से उनका इंपॉर्टेंस है। डॉर्मेंसी की अपन ने जब भी स्टडी करनी चालू करी, डॉर्मेंसी की जब भी अपन ने बात चालू कर दी, डॉर्मेंसी क्या था, इनएक्टिव स्टेट था या फिर रेस्टिंग स्टेज था, जिसमें सीड एंटर कर जाता है अनफेवरेबल कंडीशंस के कारण, इट लूजेस वाटर, डिहाइड्रेशन करता है रिलेटिवली
ओनली 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास। अगर वाटर कम है तो बेटा मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो कम कर देगा, ताकि फूड रिजर्व्स उसको बचाने के हैं, फूड रिजर्व्स उसको बचाने के हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट, हाँ, सीड्स के पास फूड रिजर्व करने के लिए कॉटिलिडॉन्स होते हैं। सीड्स हैव कॉटिलिडॉन्स। कॉटिलिडॉन्स बेटा ऐसे स्वोलन स्ट्रक्चर्स है जो सीड्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं सीड जर्मिनेशन के वक्त। इसलिए सीड वो ऐसे डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है ताकि रिजर्व फूड वो बचा सके, जो कि वो जर्मिनेशन में यूज करके हेल्प करे। इसलिए ये कॉटिलिडॉन्स का एक फैक्ट याद रखना। कॉटिलिडॉन सीड को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, अब तक ये क्लियर है। कॉटिलिडॉन्स का रिपीट कर दूं बेटा, ये स्टोलन स्ट्रक्चर्स है जो सीड को फूड प्रोवाइड करते हैं। डॉर्मेंसी के वक्त ये मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी लो करते हैं ताकि ये रिजर्व फूड बचा सके। सर डॉर्मेंसी के बाद डॉर्मेंसी ब्रेक कभी होगी? ओके, उसकी डिस्कशन अभी स्टार्ट कर देते हैं। ये नोट कर लो, तब तक जो भी नोट कर रहा है क्लास में ये नोट कर ले भाई। ओके, एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस है। हाँ हाँ, फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होती है बेटा, आ जा। फेवरेबल कंडीशंस, कॉटिलिडॉन्स की बात लिख देता हूं एक बार फिर से, जो भी बच्चा पूरा शानदार तरीके से स्लो कर रहा है। कॉटिलिडॉन्स आर swollen structures which provide reserve food to seeds। एग्जाम्पल दिया है तुम्हें टेक्स्ट बुक में, एज इन लेग्यूम्स, एज इन लेग्यूम्स। Cotyledons are swollen structures which provide reserve food to the seed। ये cotyledons, डाइकॉट में 2 cotyledons होते हैं, डाइकॉट में। मोनोकॉट में एक ही cotyledon होता है, 1 cotyledon in monocots। यहां तक क्लियर? कॉटिलिडॉन का एक नोट में अपन ने लिख लिया है। कॉटिलिडॉन आर swollen structures which provide reserve food to the seed as in legumes। 2 कॉटिलिडॉन्स डाइकॉट में, 1 कॉटिलिडॉन मोनोकॉट में। कॉटिलिडॉन्स का सर क्लियर हो गया। अभी बेटा डॉर्मेंसी का भी ब्रेक होगी, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। डॉर्मेंसी का भी ब्रेक होगी, वो डिस्कस करते हैं। डॉर्मेंसी ब्रेक्स फेवरेबल कंडीशंस के वक्त। फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस क्या है सर? ऑप्टिमम टेम्परेचर, बेटा वाटर इंपॉर्टेंट है, वाटर, सनलाइट, सनलाइट की जरूरत है, ह्यूमिडिटी लिख सकते हो। फिर उसके बाद ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच, पीएच किसके लिए बेटा? एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए, एंजाइम्स एक्टिविटी के लिए। ये बेटा इंपॉर्टेंट फेवरेबल कंडीशंस है। ऐसे फेवरेबल कंडीशंस मिल गए तो सीड बेटा जर्मिनेट करेगा, सीड विल जर्मिनेट, सीड विल जर्मिनेट। फेवरेबल कंडीशंस मिलने के बाद डॉर्मेंसी ब्रेक कर जाएगी और सीड अपना जर्मिनेट करेगा, सीड अपना जर्मिनेट करेगा।
सीड के पास रिजर्व फूड थे कॉटिलीडॉन, वो उन्हें जर्मिनेशन में मदद करेंगे, जर्मिनेशन में मदद करेंगे। तुम्हारे एनसीईआरटी में लाइन दी गई है, नोट कर लो, नोट कर लेते सर अपन ये लाइन। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन pollination and fertilization are independent of water। इन्हें वाटर की जरूरत नहीं है, वाटर होने दो या नहीं होने दो, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन होके ही रहेगा। बट सीड germination is much dependable on water। सीड जर्मिनेशन इज मच डिपेंडेबल ऑन वाटर। क्या बोला सर आपने? अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाएंगे तो सीड बेटा डॉर्मेंट स्टेट में चला जाएगा, उसमें वो इनएक्टिव हो जाएगा। तभी स्टोरेज में अपने को मदद मिल रही है। जब भी फार्मर को इच्छा हुई कि आज जर्मिनेट कर देते हैं सीड को, तो वो बेटा वाटर प्रोवाइड करेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर, पीएच वगैरह प्रोवाइड करेगा, फिर उसके बाद जर्मिनेट हो जाएगा। इसलिए बेटा ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सीड जर्मिनेशन की कि वो वाटर पे डिपेंडेंट है। वाटर फार्मर ने अगर उसको सो किया और वाटर डाला तो ही वो ग्रो करेगा। अगर उसने अनाज में किसी फैक्ट्री में रख दिया है तभी वो ग्रो नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज नॉट द ऑप्टिमम स्टेट। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रू और फॉल्स वगैरह में, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर की इन्हें जरूरत नहीं, लेकिन सीड जर्मिनेशन इज मच डिपेंडेबल ऑन वाटर। ओके, क्लियर है पूरा? जर्मिनेशन तक अपन पहुंच गए, सीड्स के अपन जर्मिनेशन तक पहुंच गए। अपन ने देखा कि फार्मर को मददगार सीड्स कैसे हैं। सर सीड्स के दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थे, डिहाइड्रेशन वाली एक प्रॉपर्टी थी और डॉर्मेंसी वाली प्रॉपर्टी थी। नीट का क्वेश्चन है, दो ये लाइंस अंडरलाइन कर ले। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, बट सीड जर्मिनेशन इज मच डिपेंडेबल ऑन वाटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज के लिए मददगार है। मतलब फार्मर के लिए क्या क्या फायदे हैं, एग्रीकल्चर में क्या क्या फायदे हैं, डॉर्मेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कौन से प्रकार के सीड्स होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस सीड्स, ये अपन ने डिस्कस किया। अभी सीड्स की वायबिलिटी क्या होती है वो देख लेते हैं। ये रब कर दूं, यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ क्लियर है, ओके। ये रब कर देता हूं। आजा बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। क्या है सर वो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अपन डिस्कस करने वाले हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा अपना सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी कितने समय के लिए सीड इज वायबल, उसकी डिफाइन लिख देते सिंपल वे में। द पीरियड for which the seed has the ability to germinate। मतलब the period for which the seed has the ability to germinate, तब ऐसा पीरियड जब भी सीड वो जर्मिनेट हो सकता है, पोलन वायबिलिटी क्या थी? द पीरियड फॉर विच द पोलन हैज द एबिलिटी टू फर्टिलाइज, ये बेटा सीड वायबिलिटी क्या है? द पीरियड फॉर विच द सीड हैज द एबिलिटी टू जर्मिनेट। कौन सा टाइम पीरियड है जब भी सीड वो
जर्मिनेट करने की एबिलिटी रखता है। मोस्ट कॉमन अगर मैं बात करूंगा, मोस्ट कॉमन की अगर बात करूंगा तो जनरली फ्यू मंथ्स और ईयर्स होता है। राइस, वीट, राइस का, ऑक्सैलिस का, राइस का, वीट का, मतलब वीट का एग्जांपल ले लिया तो 1 साल के लिए अपन उसको स्टोर कर सकते हैं, 2 साल के बाद भी वो जर्मिनेट करेगा, 3 साल के बाद भी जर्मिनेट करेगा। लेकिन 100 साल पुराना वीट का सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी वायबिलिटी खत्म हो चुकी है, उसका टाइम पीरियड खत्म हो चुका है। 100 years बेटा ये एक्सेप्शनल केसेस है, ये एक्सेप्शनल केसेस है, एक्सेप्शनल केसेस। याद कौन से रखने के तुम्हें, ये 2 केसेस है बेटा इंपॉर्टेंट, यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला है ओल्डेस्ट सीड वायबल, ओल्डेस्ट सीड वायबल, नाम क्या है उसका, लुपिनस आर्टिकस। लुपिन का ये सीड है, ल्यूपिन का सीड है, जो कितने सालों के लिए वायबल है, 10,000 ईयर्स के लिए वायबल वो पाया गया। 10,000 ईयर्स के बाद भी ये सीड जर्मिनेट कर पा रहा था। कहां से मिला सर, ये आर्टिक टुंड्रा के रीजन से मिला। आर्टिकस कहां से मिला, आर्टिक टुंड्रा के रीजन से मिला सर, आर्टिक टुंड्रा के रीजन से मिला। ओल्डेस्ट सीड वायबल, ये बेटा ओल्डेस्ट सीड वायबल है लुपिनस आर्टिकस। लुपिन का ये सीड है 10,000 साल, 10,000 साल के बाद भी ये जर्मिनेट करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट वाला कौन सा है सर, नेक्स्ट वाला है फोनिक्स डैक्टिली फेरा, जो है डेट प्लम का सीड, जिसकी वायबिलिटी कितनी थी, 2000 साल थी सर वायबिलिटी इसकी, 2000 साल। ये रीसेंट वाला है, ये रीसेंट वाला है फिनिक्स डेक्टेलिफेरा, 2000 साल इसकी वायबिलिटी थी, 2000 साल। नीचे का क्लियर है क्या, 2000 साल इसकी वायबिलिटी थी। कहां से मिला ये, कहां से मिला ये, फाउंड ड्यूरिंग excavation at King Herod's palace near Dead Sea। आई होप ये क्लियर है, नीचे झुक के लिखा गया है, क्लियरिटी रुको थोड़ी बता देते हैं। क्लियर है, ओके। फोनिक्स डेक्टेलिफेरा डेट प्लम 2000 साल के लिए वायबल है, फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी। सर ये याद कर रहे हैं बेटा, नीट वाले बच्चे हो याद कर लो, क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर कि बेटा लुपिनस आर्टिकस कौन से प्लेस का था, आर्टिक टुंड्रा। फोनिक्स डैक्टिलिफेरा कौन से प्लेस का था, फाउंड एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी। सीड वायबिलिटी क्या है, द पीरियड फॉर विच द सीड हैज द एबिलिटी टू जर्मिनेट, द सीड हैज द एबिलिटी टू जर्मिनेट। मोस्ट कॉमन फ्यू मंथ्स, ईयर हो सकता है ऑक्सैलिस, राइस, वीट में 100 ईयर्स एक्सेप्शनल केसेस में आ सकता है। ओल्डेस्ट वाला कौन सा है, लुपिनस आर्टिकस या फिर सिंपली लुपिन का, 10,000 साल तक वायबल है। रिसेंट में कौन सा है, फोनिक्स डैक्टिलिफेरा 2000 ईयर्स के लिए वायबल था।
फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी, हो जाएगा। ओके, सीड वाइबिलिटी का टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या? ओके, अभी बेटा सीड की बातें तो हो गई, अभी एक शॉर्ट फ्रूट की बात कर देंगे, फिर इस वीडियो को एकदम खत्म कर देंगे, इस वीडियो को खत्म कर देंगे और अगले वीडियो में अपन एपोमिक्सिस स्टडी करेंगे, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रॉयनी। यस, फ्रूट का बेटा बहुत सिंपल पार्ट है, पढ़ के आ चुके हैं बच्चे, उनके लिए इजी है, स्किप कर सकते हो, तभी भी मैं दे रहा हूं, मेरा काम है सारा एजुकेशन, सारा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करना। फ्रूट की बात, फ्रूट बेटा तीन टाइप्स के अपन स्टडी करेंगे, एक तो ट्रू फ्रूट हो जाएगा, ट्रू फ्रूट, एक बेटा फॉल्स फ्रूट, एक बेटा फॉल्स फ्रूट, एक बेटा पार्थेनो, पार्थेनो कार्पिक, कार्पिक फ्रूट, एक बेटा पार्थेनो कार्पिक फ्रूट। ये तीन प्रकार के फ्रूट अपन स्टडी करने वाले हैं। फ्रूट क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ओवरी से बना हुआ प्रोडक्ट है, ओवरी से बना हुआ प्रोडक्ट है। ट्रू फ्रूट कैसा है? इफ फ्रूट इज formed only from the ovary, only from the ovary. If fruit is formed only from the ovary, ये बेटा मोस्ट फ्रूट्स की तुम बात कर सकते हो, यानी कि मैंगो, गुआवा एक्सेट्रा, मैनी फ्रूट्स की तुम यहां पे बात कर सकते हो। ट्रू फ्रूट्स रहते हैं इफ फ्रूट इज फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम द ओवरी, ओनली फ्रॉम द ओवरी से अगर फ्रूट बना है तो उसको ट्रू फ्रूट बोल सकते हो तुम। फॉल्स फ्रूट क्या है? इफ फ्रूट is formed from any other part, except ovary, except ovary, ओवरी से नहीं बना है, कौन से तो भी अलग पार्ट से फ्रूट बन गया है तो बेटा वो फॉल्स फ्रूट हो जाएगा। एग्जाम्पल बेटा थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है फूड फॉर्मेशन में, फ्रूट फॉर्मेशन में थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है। तीन बेटा क्लासिक एग्जाम्पल्स है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू, एंड कैश्यू। इस केस में क्या हो जाएगा बेटा? फ्रूट कौन से तो भी अदर पार्ट से बन रहा है एक्सेप्ट ओवरी। जनरली थैलेमस का तुम्हारा केस दिया है टेक्स्ट बुक में, जिसमें एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू थैलेमस से बन जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है बेटा लेडी फिंगर में, लेडी फिंगर में ये जो एक्स्ट्रा बच्चे कर रहे हैं उनके लिए, लेडी फिंगर परसिस्टेंट कैलेक्स रहता है उनमें, परसिस्टेंट कैलेक्स। एक्स्ट्रा ये बेटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एग्जांपल याद रखो, ऊपर थैलेमस वाला, लेडी फिंगर वाला एक्स्ट्रा दिया है। चलो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट पे चलते हैं। फ्रूट्स फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिना जो फ्रूट फॉर्म्ड हुआ है, फर्टिलाइजेशन के बिना जो फ्रूट्स फॉर्म्ड हुए उसको अपन क्या बोल देंगे बेटा? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, या पार्थेनोकार्पिस का फॉर्मेशन की प्रोसेस बोलते हैं अपन। फ्रूट्स फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल्स की बात कर की जाए, टेक्स्ट बुक्स की याद कर ले, बनाना, ग्रेप्स, ये दो एग्जांपल्स याद कर सकता है तू। इसको अपन सेवरल हार्मोन्स से इंड्यूस्ड भी कर सकते हैं, इंड्यूस्ड
induced in tomatoes by auxins. सेवरल ग्रोथ हार्मोन्स का एप्लीकेशन या मदद लेके अपन इनमें पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं, इनमें अपन पार्थेनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं ताकि फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन तैयार हो सके, या फिर सीडलेस फ्रूट्स बोल सकता हूं मैं सिंपल वर्ड्स में, सीडलेस फ्रूट्स का टॉपिक क्लियर है क्या बेटा? छोटा टॉपिक था, ले लिया है, उड़ा लिया है इसी सेशन में। फ्रूट, ट्रू फ्रूट रहता है एक, इफ फ्रूट इज फॉर्म्ड ओनली फ्रॉम ओवरी, मैंगो, गुआवा एक्सेट्रा, मोस्ट इसमें ही आते हैं। फॉल्स फ्रूट, इफ फ्रूट इज फॉर्म्ड फ्रॉम एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट ओवरी। थैलेमस एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक का है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, लेडी फिंगर में परसिस्टेंट कैरेक्स होता है। फिर बेटा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, क्लास 11th में पार्थेनोकार्पी पढ़ा था, फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन यानी कि सीडलेस फ्रूट्स, एग्जाम्पल ग्रेप्स, बनानास, इंड्यूस्ड इन टू, क्लास 11th का है बेटा, ये 11th की लाइन उठा दी है मैंने। इंड्यूस्ड इन टोमेटोज बाय ऑक्सिन्स मतलब ग्रोथ हार्मोन्स के एप्लीकेशन से पार्थेनोकार्पी इंड्यूस हो सकती है, ऑक्सिन्स के एप्लीकेशन से, और अलग अलग इसके एप्लीकेशन से गिब्रेलिन्स ग्रेप्स के इसमें कर सकते हो तुम। फ्रूट्स का हो गया, सीड्स का भी पूरा पार्ट कवर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बेटा एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड बेटा। हो चुका है ये टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक बन सकता है इससे। डाउट्स वगैरह कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एनी डाउट्स या फिर एनी कुछ पूछना रहेगा, क्वालिफिकेशंस वगैरह, यू कैन जस्ट कमेंट। ओके, कर ले वाइंड अप सेशन। थैंक यू।